सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आप लोग तो थक ही गए होंगे और मैं भी थक गया हूँ इस चीज को लेकर के कि आजकल सारी कुंडलियां मकर लग्न की ही आती हैं। पर गनीमत है कि ये मकर नाखा नहीं है। सुबह वाले कार्यक्रम में अधिकतर सारी कुंडलियां, अब ये तो यहाँ तक तो कई लोग लिखते हैं कि पंडित जी अब तो बदल लीजिए, मकर का है तो कर्क का ले लीजिए, मेरी कुंडली ले लीजिए, कई लोग लिखते हैं। पर मैं भी बड़ा इत्तेफाक आपको एक बात बताता हूँ, ये बड़ी अद्भुत बात है। दरअसल मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसपे किस किस ने हंसा है, मेरी खिल्ली उड़ाई है। सबसे पहले शुरू करता हूं, मेरे कजन ब्रदर जो हैं, वो जैसे मौसा मौसी के लड़के, मेरे अपने चाचा चाची दोनों, मेरे मामा मामी, मेरे मामा के लड़के, मामी के लड़के जो भी हैं वो भी, मौसा के लड़के, मौसी के लड़के वो भी, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, और कौन है इसके निकट में, और मेरे बाबा मेरी दादी माँ, मेरे साथ जो काम करते हैं ये लोग तो नहीं, बस यही लोग हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया है, मेरी बहन ने, मेरी जो छोटी बहन है उसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। तो बाकी यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने भी मेरा मजाक उड़ाया है, पापा जी भी उड़ाते हैं, वो तो अभी भी, भाई साहब भी, छोटे भाई हैं पर फिर भी उन्होंने, मैं संबंध जो है हमारा बड़ा दोस्ताना है, तो ये बात है। पर एक बड़ी अद्भुत बात है, बताता मैं, मेरे जन्मदिन के ही दिन मैंने ये, जब वो YouTube से जो आता है ना, वो उसको कोड बोलते हैं, जब आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला होता है तो आपको ये कोड भेजा जाता है वहां से, उसमें वो मैं जो है वो बड़ा परेशान रहता था उस चीज को लेकर के कि वो पता नहीं आएगा पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस वाला देगा नहीं देगा, पता नहीं उसको पता भी चलेगा कि नहीं कि ये क्या है, फेंक ना दे। डर होता है ना, मेरा चंद्रमा कमजोर है, मैं बड़ा डरता था। अब देखिए भगवान की कृपा, भगवत कृपा, माँ जो आप जिसको इष्ट मानते हैं उसकी कृपा देखिए कि मैं हर दिन यही कहता था, हे माई बचा लेना, और कम से कम जिस चीज के लिए किया है ये कम से कम मोनेटाइजेशन हो जाए अच्छे से। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरे जन्मदिन के दिन ही मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था मेरे चैनल का। फिर मुझे लगा कि देखो परमात्मा ने कितनी बड़ी व्यवस्था करी है, कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई है उसने, आपके सोचने से पहले वो सोच के बैठा है। और दरअसल जो लोग आप पे हंस रहे हैं वही आज आपके सबसे प्रिय हैं और वही आज आपके सबसे निकट भी हैं। हाँ, मैंने कही ना, नहीं तो अब दरअसल आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि भला किसी बच्चे की माता उसका मजाक कैसे उड़ा सकती है, पर मेरे काम का मजाक उड़ाया गया था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मेरे काम का मजाक उड़ाया था। तो ये बात है। और उसी दिन, मेरे जन्मदिन के दिन ही, और इस बात को लेकर के तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि उसी दिन सुबह में मैं जागा और मोनेटाइजेशन का मैसेज आया, ईमेल आया, और साथ ही साथ ये बात बताऊं कि जो मेरा वो जो कागज आने वाला था, वो यूट्यूब वाले जो भेजते हैं, वो इतनी सरलता से मुझे मिला था, इतनी सरलता से कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि उतना वो व्यक्ति सामान्यतया जो है वो मुझे भी फोन कर देता है कि मैं आपके ही पास यही दरवाजे पे खड़ा हूं, आकर के अपना कागज दे जाइए। ऐसी भी स्थिति होती है, जबकि मैंने एड्रेस जो है वो अपने गांव का दिया था, जहां से मैं 20 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर रहता हूं। वो व्यक्ति फोन करके सीधा बोल देता है मैं यहां हूं, आप आकर के अपना कागज, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने स्वयं भिजवाया हो। ये ऐसी कृपा है उसकी। आपको एक बात बताता, बड़ी अद्भुत बात है, बिल्कुल निकट से आकर के बैठ के सोचना, ये कुंडली भी चर्चा करूंगा, पर थोड़ा सा आपको जो काम सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा हो ना, जो जैसे कि कुछ भी चीज जो परिणाम के लिए या जो भी, आप तो मेहनत करते ही हैं, पर उसके साथ साथ एक काम किया करिए, अपने जो इष्ट है ना, इष्ट जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जैसे जिससे आपकी निकटता ज्यादा हो, जैसे गणेश जी की हो, दुर्गा जी की हो, शिव भगवान की हो, शंकर जी की हो, भोले बाबा की, जो भी हो, जो भी,
उनसे रात में कह करके और सो जाओ कि चलो ठीक है, जो होगा सब आपके मत्थे चढ़ देता। फिर देखो आपका काम कैसे, और कुछ भी उसके बारे में विचार ना करो। होगा तो खत्म, अरे ब्रह्मांड तो खत्म ही होने वाला है, आप भी खत्म हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। टेंडर नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है, अगली वाली मिल जाएगी। ये कह के शुरू करिए, और प्रत्येक पल अगर हम उसको भरोसे में रख करके ये बात कहने लगते हैं, हमारा काम बन जाता है। अब मेरे गुरुजी यही बात मुझसे बोले थे कि ये काम कर दो, मैंने वही किया था और करता ही हूं, अभी भी करता हूं। ये काम जरूरी है। दरअसल जो लोग आपको मजाक में आज ले रहे हैं ना, उनको पता नहीं है, और जो व्यक्ति तो सबसे ज्यादा हंसा होता है, हंसा जाता है जग में, वही उसी का तो सबसे ज्यादा नाम होता है। हाँ, अब आइए, ये कुंडली एक जातिका की है, गुना मध्य प्रदेश की ये कुंडली है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू में कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। मेरी बात बड़ी अद्भुत है जो बताने वाला हूं, बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं यूं आज का कार्यक्रम। इन्होंने सवाल पूछा है, सबसे पहले लग्न में शनि है और चलित कुंडली में सूर्य भी लग्न का फल कर रहे हैं, भाव बदल जाते हैं खाली, तो सूर्य भी यहां आ जाएंगे। तो सूर्य, शनि और बुध, धनु लग्न की कुंडली। अब व्यक्ति जो है वो चतुर हो जाएगा, भाग्य का बल भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति लग्न में है। आपके सवाल का उत्तर भी दूंगा श्रीमान, थोड़ा धैर्य रखिए। पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ लेता हूं। रिपोर्ट जो बनती है वो आपकी कुंडली की ये बनती है कि आपकी ये जो बच्ची है वो माघ माह दक्षिणायन नहीं उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति के पास शुभ ग्रहों का बल है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुभ ग्रह का बल है, मतलब कि जन्म कुंडली में शुक्र, जन्म कुंडली में चंद्रमा, जन्म कुंडली में बुध और जन्म कुंडली में गुरु, ये आपके अपने हो गए। अब इनको कहीं भी भटकने नहीं देना है, मतलब इनका बल आपको मिल जाएगा। बस दो तीन चीजें जो बताऊंगा उसको खाली ध्यान रख लीजिएगा। शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण काम थोड़ा देर से हो सकता है, संभव है कि थोड़े विलंब से काम बने। शिशिर ऋतु शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा पापक हो जाएंगे। अब क्या करना है कि व्यक्ति अगर नौकरी भी साथ में कर रहा हो या नौकरी की तैयारी भी कर रहा हो, तो साथ में उसको ये कह दीजिए कि ऑप्शन में एक चीज जरूर लेकर के चले। याद करिए, मैंने एक बात कही थी बहुत पहले, ऑप्शन होते ही आप अपने मूल लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, और जितनी देर आप ऑप्शन पे विचार करेंगे उससे ज्यादा बढ़िया ये होगा कि उस ऑप्शन पे विचार करने वाला समय आप अपने मूल टास्क को दे दीजिए। है ना ये बात? तो आपकी कुंडली में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी स्थिति यहां बनेगी, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के पापक होते हैं। अब व्यक्ति को यहां ऑप्शन तैयार रखना ही होगा, नहीं तो कई बार वो नुकसान भी दे देगा। आपको एक चीज पैरेलली काम को लेकर के चलना होगा। जैसे अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में एक बैकअप भी लेके चलना है, क्योंकि चंद्रमा जब कमजोर होगा तो समस्याएं दे सकता है। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण ऐश्वर्य की कमी है नहीं। आपके पास धन भौतिकीय लक्षण से व्यक्ति युक्त होता है, सुंदर होता है और अनुभवी होता है। बातूनी थोड़ा ज्यादा होता है, बात ज्यादा करे। शतभिखा नक्षत्र व्यतिपात योग। अब एक बात बड़ी अद्भुत है, शतभिखा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के दिमाग में तरह तरह की बातें चलेंगी। कभी ये गायक को देखे तो गाते हुए तो गाना बजाने वाला बन जाए, गाना गाने वाला बन जाए। नृत्य करते किसी को देख ले तो सोचेगा कि मैं नृत्य ही करूंगा। अभिनय करते किसी को देखे तो अभिनय ही करूंगा। एंड कोई एक्टिंग करते किसी को देखे तो ये करे। तो ऐसी चीजें, ये दिमाग में एग्जिस्टेंस जो है वो चीजों का बना रहता है। तो आपको इसके फोकस को क्लियर करना होगा कि तुम्हें बनना क्या है, या उसमें आपको मदद करनी होगी अगर आप पिता हैं तो। व्यतिपात योग स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है, परेशानियां जीवन में आती रहती हैं। व्यतिपात योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को दूसरों से धोखा मिलता है। इस वजह से व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि वो किसी पे भरोसा ना करे, बहुत ज्यादा नहीं। आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, और ऐसा है भी नहीं। गर करण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति शारीरिक ज्यादा है, मानसिक कम। मतलब अब उसमें किसी भी चीज में, अब जैसे एक बात बताता हूं, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण, बताऊं? हाँ तो बन के रहिएगा। तो ये बोल रहा था कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण अब यहां पे एक बात घटित होगी कि व्यक्ति किसी भी काम में अपने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकता है, बल का इस्तेमाल ज्यादा करेगा। अब जो कई बार होता है, जैसे कि ये धनु राशि है, धनु राशि जो होती है वो चतुष्पद राशि होती है, घोड़े का 4 पैर, और ये द्विस्वाभाविक राशि।
मतलब ना तो चर है ना तो स्थिर है, मतलब ये कहीं भी बैलेंस बना करके रहता है। इसका मन लग भी जाता है, रिश्तेदारी में जाता है तो और नहीं भी लगता है, इसको अपने घर की याद भी सताती है और जहां जाता है वहां का भी होके रह जाता है। लेकिन समस्या यह है कि चतुष्पद राशि वाले जो होते हैं वो दिमाग भी लगाते हैं और दिल भी लगाते हैं, दोनों दोनों से वो सोचते हैं। मतलब उनका दिमाग भी वहां उपस्थित होता है और दिल भी उपस्थित होता है, इमोशन भी उतना ही होता है और व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा प्रोफेशनल भी होता है। पर हाँ, इतनी बात है कि व्यक्ति जो होता है वो शुद्ध मानसिकता का होता है, बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं ये लोग। और सबसे अच्छी बात जो है कि इनके अंदर दार्शनिकता झलकती है और कठोर हो जाते हैं। अगर बिगड़ जाएंगे तो बड़े पक्के बिगड़ैल हो जाते हैं, पक्के बिगड़ैल। फिर इनको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। कई कई कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं जहां पे व्यक्ति को सुधारना बड़ा कठिन हो जाता है अगर गुरु खराब हो तो। जैसे कि यहाँ तुला के बैठे हैं तो थोड़े खराब तो यहाँ भी है। सूर्य जो है वो लग्न में, शनि और बुध लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को ज्योतिषी बना देंगे और व्यक्ति के जीवन में संबंधों की भरमार नहीं होती। वो चाहे कितने भी लोग हों, 50 लोगों के बीच में अकेलापन महसूस कर ही लेता है और कई बार तो वो भीड़ में चिल्लाता रहता है, कोई भी उसका नहीं होता है। पर अपनी समझ बूझ और अपने दोस्तीपन और दोस्ती करने के जो एक इशारे पे या इसके इतने मित्र होते हैं कि उसके किसी भी काम में उसको अड़चन नहीं झेलना पड़ता है, काम बन जाता है। ये धनु लग्न में सूर्य शनि बुध के लग्न में बैठने का प्रभाव होगा। ये व्यक्ति मित्रता से संपन्न होगा। पर इतनी बात जरूर है कि आपको मित्र बनाने हैं, कम बनाने हैं, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब ऐसा है ना कि कम ही हो पर मजबूत हो और अच्छे हो। शनि मूल नक्षत्र के, बुध पूर्वाषाढ़ा और लग्न भी पूर्वाषाढ़ा का बना है। अब जरा गौर करिएगा तो जन्म कुंडली बनी धनु लग्न की, जो धर्म भाव की मूलतया राशि होती है। इस कुंडली में गुरु कारक, मंगल कारक और सूर्य कारक होते हैं। मारक हो जाएंगे चंद्रमा और बुध, और बाधक ग्रह के रूप में शुक्र बनते हैं, जो कि आपकी कुंडली में अगर अच्छे नहीं होंगे तो जीवन में, या फिर अगर कमजोर हो गए तो थोड़ी ठीक बात है। चंद्रमा भी अगर कमजोर हो गए तो अच्छी ही बात है, क्योंकि अष्टमेश अगर थोड़ा कष्ट देने लगता है, अगर बहुत ज्यादा बल उसके पास हो जाता है तो। क्लियर है इनके सवाल कि जीवन में खुशहाली और आनंद शांति है भी कि नहीं? बिल्कुल है। यहां से केंद्र में शनि और बुध जैसे दो दो मित्र बैठे हैं। यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठा है, महाभाग्यशाली योग और महा सौभाग्यशाली योग। सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं, पर यहाँ पे गौर करिए तो शत्रुवत नहीं है वो, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं तो मित्रवत हो जाएंगे तात्कालिक मित्रता में। क्योंकि बुध जो धनु में बैठे हैं वो गुरु उनके निकट बैठे हैं और गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। शत्रु की दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य कमजोर रहे सामने वाले का, मतलब जो प्रतिबिंब होता है, जो आपका पति है। और गुरु की दृष्टि यहां पड़ेगी तो चंद्रमा जो है वो शुभग्रह नहीं है, पापक है, पर व्यक्ति के जीवन में पराक्रम बना रहता है, क्योंकि पराक्रमेश लग्न में है। और शनि और बुध जैसे ग्रह जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति कंप्यूटर पे जानकारी या कंप्यूटरीकृत हो जाता है, या कई बार व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे का हो जाता है। दशम स्थान के अधिपति, गौर करिए बहुत, इसको पुष्ट कैसे करता हूं। दशम स्थान के अधिपति के साथ अगर शनि का संबंध बन जाए, तो बुध का संबंध शनि से बन रहा है, तो व्यक्ति जो होता है वो नौकरी में पदस्थ अधिकारी बनता है और बहुत अच्छे तरीके से वो नौकरी को संभाल भी लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से उसका निर्वहन करता है। ये स्थिति, क्योंकि शनि उसको ड्रामेटिक नहीं बनने देते, वो उसको पंक्चुअल बना देते हैं और व्यक्ति के जीवन में पंक्चुअलिटी देखी भी जाती है। अनुशासित तो होता है पर थोड़ा आलस्य भी होता है, थोड़े से आलस्य की स्थिति भी बनती है। बुध जो है वो जो नक्षत्र का, मैं सब कुछ बता रहा हूं, मतलब नक्षत्र बोल दिया उसका मतलब उस संबंध भी उसके साथ है। राहु अष्टम भाव में, अब यहां पे क्या होगा कि राहु कर्क का बैठा है तो माता के भाव को भी देखेगा नवीं दृष्टि से, सातवीं दृष्टि में क्रोध बढ़ाए, पर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा में बाधाएं भी उपस्थित होती हैं। मध्यकाल का जो वक्त होता है, जैसे बचपन से लेकर के 14 साल तक, मैट्रिक क्लास तक की अवस्था जो होती है वो कष्ट से बीतती है और भयंकर बीमारियां भी होती हैं। मंगल पंचम भाव के अधिपति होकर के 12 में बैठ गए। अब गुरु जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि अष्टम के अधिपति हैं। अष्टम भाव का अधिपति होकर के चंद्रमा जो है वो तृतीय, इस कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं और वो ठीक होते भी नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि वो ठीक नहीं है। अगर मजबूत हो जाएंगे ना तो और भी कमजोर हो जाएंगे। अष्टम भाव के अधिपति पे, चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि होने से व्यक्ति जो होता है वो शोधपरक विषयों में बड़ा ही आगे बढ़ता है, मित्र उसके बड़े अच्छे होते हैं और छूटने के बाद फिर से एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जितना मेहनत करता है व्यक्ति उसको उतने अंक मिल ही जाते हैं। और थोड़ा बातूनी होता है, लग्न में बुध बैठे हैं, शनि उसको कभी कभी गंभीर बनाएंगे, रिश्तेदारी में जाए तो गंभीर हो जाए, पर ऐसे वो थोड़ा चंचल है, बुद्धि का प्रखर है। और साथ ही साथ लग्न में जब सूर्य का असर होगा तो व्यक्ति के अंदर जो है वो बालों की समस्या देते हैं, पेट की संबंध में भी बीमारियां होते देखी जाती हैं।
शुक्र और राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में धनवान योग बनाने वाला हो जाता है। धन से युक्त व्यक्ति को समस्या नहीं होती है, धन की समस्या कभी नहीं होती है। पिता जो है वो किसी न किसी वजह से आपको पढ़ाने का प्रेशर डालते रहते हैं और पिता चाहते हैं कि उसका बेटा या उसकी बेटी श्रेष्ठ पद पे जाकर के विभूषित हो जाए, ये भी स्थिति बनती है। दशम भाव के अधिपति के साथ शनि का संबंध, नौकरी में उच्च पद, गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, शोध और व्यक्ति प्रोफेसर लेक्चरर आदि की तैयारियां भी कर सकता है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकता है, क्योंकि लग्न में ही सूर्य का प्रभाव दिख रहा है या धन भाव में बैठे हैं सूर्य, तो अच्छी स्थिति बनती है। करियर कैसा रहेगा, सुख है इनका, आप उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिए। हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्योंकि वो तुला में जा रहे हैं, विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, तो व्यक्ति के पास ज्ञान है, रहस्यमय विद्याओं का जानकारी भी रखने वाला है, और अपने गुण के कारण अपने उसके पास इतने ज्यादा मतलब जो है क्वालिटी वाली जो बात होती है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात मैं वो जो कहूं कि व्यक्ति के पास ज्ञान है, व्यक्ति परिपक्व है, किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से समझना चाहता है, अनुभव को रखने वाला है, किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से समझ करके उसका अपना जो है वो कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। कुछ अपने बारे में सोचना उसको बड़ा कम सा अनुभव होता है, वो बहुत दूसरों के बारे में सोचे, सामाजिक हो, सेवादार हो जाए, सेवा करने में बहुत तत्पर होता है, ब्राह्मणों की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, गरीबों की सेवा करे, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, धर्म के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसी स्थितियां बनती है। ऐसा सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति। और मेंटल जो पीस होता है, मेंटल पीस जिसको कहते हैं, वो थोड़ी सी जो है वो मेहनत भी करवा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जो है वो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो वो पहले विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। बचपन में स्वास्थ्य भी कमजोर रहे, थोड़ी सी चीजें स्वास्थ्य में भी कमजोरी होती है, कई तरीके की सर्दी खांसी जुकाम आदि की समस्या भी बनती है, माता का स्वास्थ्य भी कई बार कष्ट में होता है, बच्चा भी कष्ट में होता है, पर एक अवस्था के बाद वो धीरे धीरे चीजें सुदृढ़ होती जाती हैं और मजबूती मिलती जाती है। क्लियर है। सूर्य उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, ये बहुत अच्छे बैठे हैं अपने नक्षत्र में। चंद्रमा जो है वो शतभिखा के, राहु अष्टम में, कई प्रकार की बीमारियां, इतना तो हो जाए कि व्यक्ति कुछ भी करता रहे, पता ही ना चले उसको कि हुआ क्या है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, खास करके राहु के लिए। और चंद्रमा का संबंध यहाँ पे बने तो व्यक्ति जो होता है वो अपने पराक्रम के बल पे, अपने प्रभाव के बल पे, अपने गुप्त विद्या और अनुभवों के बल पे कुछ भी हासिल कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से गुरु अष्टम में नहीं बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। गुरु की उच्च राशि यहां बनी ना जी, गुरु की उच्च राशि से केंद्र में वो गुरु गए हैं। इस वजह से वो व्यक्ति ज्योतिष का, रिसर्च वगैरह का, उच्च शिक्षा का, पद का, विदेश में जाने का, विदेश गमन करने का, विदेशी डिग्री प्राप्त करने का, दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा पूरी करने का, इन सब चीजों का उसको उसकी कुंडली में योग लग जाता है। ये आपकी कुंडली में एक अच्छी बात है। शनि और बुध व्यक्ति को न्यायवादी, न्याय परंपरा का मालिक और गलत और निंदनीय कृत्य न करने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति को थोड़े से अपने कामों में सुस्त रहने वाला बना देते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में, या मंगल विशाखा में, ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति के अंदर थोड़ी जल्दबाजीपन की स्थिति राहु बढ़ाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ अपने छोटे भाई बहनों के साथ उसको सामान्यतः संबंधों में कमजोर देखा जाता है, विपरीत स्थितियों का निर्माण होता है, कई बार उसको आप दे देंगे वो आपको ना दे। सातवीं दृष्टि यहां पड़ेगी तो व्यक्ति दुश्मनों के लिए काल होता है, चाहे कितने भी दुश्मन सामने से हो, उसकी अपनी पहचान इतनी होती है कि सारे दुश्मन पस्त हो जाते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं और व्यक्ति अपना काम करके निकल जाता है। आठवीं दृष्टि यहाँ शत्रु की राशि पे, इस वजह से व्यक्ति को दाम्पत्य का उतना ज्यादा सुख नहीं मिलता, थोड़ा कम सा मिलता है। क्योंकि नवांश कुंडली में देख रहे हैं तो चारों घर बढ़े हैं, तो ये जो स्थिति मैंने यहाँ गुरु की वाली कही या मंगल वाली, गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि जा रही है और दोनों ही दरअसल बहुत अच्छे नहीं देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा स्वतंत्र सा होता है, या कई बार वो नहीं करने वाला हो या कहे कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। लेकिन नौमांश कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे, शनि की दृष्टि, शुक्र का उच्च का होना और बुध का उच्च का होना, ये सारे ग्रह यानी कि शुक्र और बुध का बल यहां मिलेगा। चंद्रमा केंद्र में है, इस वजह से मालव्य कई बार भंग होता नजर आ रहा है। और शश महापुरुष योग नहीं है, बुध योग जो है वो बुध और चंद्रमा, व्यक्ति के पति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट स्किल का होता है, अपना काम, अपना कारोबार या खुद ऐसे पद पे विभूषित होता है जहां उसको कुछ भी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती, या खुद का वो मालिक हो जाता है। समझ में आ रही होंगी चीजें, ऐसा समझने में आ रहा है मुझे जो मैं देख रहा हूं। यहाँ पे शिक्षकीय गुणों का होना, गुरु का बुध की, मंगल का नीच का हो जाना,
यहाँ पे पंचम भाव के अधिपति नीच के हो गए। यहाँ पंचम भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में गुरु, यहाँ भी नीच के हैं मंगल। यानी कि व्यक्ति के जीवन में एक बात देखी जा रही है कि चूंकि जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में पंचमेश नीच के नवांश में और नीच के दशमांश में जा रहे हैं, इस वजह से इतनी बात जो मैंने कही थी आलसी वाली, वो आलस्यपन की स्थिति बढ़ती गई। यानी कि इसको आपको ठेलना पड़ेगा, पुश 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 करना पड़ेगा, ये बार बार आपको करना होगा। इसके जीवन में एक व्यक्ति हमेशा ही बने रहे, चाहे इसके पति हो, चाहे इसके बेटे हो, चाहे ये स्वयं इनके पिता हो या माता हो, उसकी आवश्यकता रहेगी जो इनको बार बार बढ़ाता रहे, मनोबल को बढ़ाता रहे। तो ऐसी स्थितियां, मैंने इस वजह से भी वो बात शुरू वाली कही थी कि मेरा भी सब लोगों ने मजाक उड़ाया था, अब तो खैर नहीं उड़ाते, हाँ अब नहीं उड़ाते, पर एक समय पे वो वक्त भी था। तो ऐसी स्थिति इनके जीवन में भी कई बार आते देख रहा हूं, क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, तो कई बार इनका पराक्रम जो है वो देर से परिणाम देता है, या देगा वो सब कुछ एकदम डिट्टो कहता हूं। ये व्यक्ति जो चाहता है वही मिलेगा, हाँ पराक्रम खर्च करने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव के और तृतीय भाव के अधिपति होकर के लग्न में शनि बैठे हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी, और पराक्रमेश होकर के पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जहां चंद्रमा जैसा सुभग्रह बैठा है नैसर्गिक, जिस पे गुरु की दृष्टि है। मतलब व्यक्ति के जीवन में लग्नेश की स्थिति अगर लाभ भाव, प्राप्त होने वाले भाव पे पड़ जाए, या लाभ भाव में स्वयं बैठे हों, तो देंगे ही देंगे, जाएंगे कहां? क्योंकि वो जन्म कुंडली में चंद्रमा और जन्म कुंडली में शनि और जन्म कुंडली में गुरु, सबका असर जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे है। चंद्रमा बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इस वजह से विपरीत परिस्थिति पहले बनेगी। शनि की दृष्टि है, इस वजह से वो देंगे जरूर, क्योंकि वो देख रहे हैं कि नहीं मुझे देना है। भाई भी रहे, छोटा भाई भी हो, पर व्यक्ति जो होता है वो उससे एक तरीके से सामान्यतः तटस्थ होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके साथ ये व्यक्ति जो है वो संपूर्ण रहे पर उधर से संपूर्ण ना मिले। गुरु की दृष्टि है तो छोटे भाई का सुख मिले, छोटे भाई का लाभ मिले, ये भी होता है। पर गुरु की दशा में एक सामान्यतः दशाएं ऐसी चलेंगी, लेकिन मिलती सब कुछ है, क्योंकि पराक्रमेश पराक्रम को देखे, वहां नैसर्गिक रूप से एक शुभग्रह बैठा है और दूसरे शुभग्रह की दृष्टि है, स्वयं पराक्रम का अधिपति लग्न में बैठा है, बुध जो होते हैं वो सप्तम और दशम के अधिपति होकर के लक्ष्मी योग बना रहे हैं। ऐसी अवस्था बनती है कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मिल जाता है, वो जो चाहेगा ना वही होगा। अगर वो जहाज ढूंढ ले तो जहाज मिल जाए, पर चाहे बस पहचान बनाना चाहे तो पहचान बना ले, ये स्थिति बनती है। क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे शनि बैठे हैं दशम स्थान में, और यहाँ पे लग्न में, यहाँ पे शनि केंद्र में। गौर करिए, शनि यहाँ पे भी लग्न में, यहाँ पे भी केंद्र में, यहाँ भी केंद्र में। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में न्याय परंपरा बनी रहेगी और वो कभी किसी को ठगेगा नहीं, कभी किसी के साथ उसकी हाथाबाई भी नहीं होती है, और बिल्कुल सामने से ही शत्रु देख करके डर जाते हैं या आदर करने के लिए उतारू हो जाते हैं। व्यक्ति गंभीर है, धीर है, हाँ थोड़ा बोलता जाता है, बुध के कारण ये स्थिति बनेगी। शुक्र जन्म कुंडली में जो बैठे हैं, या बुध जन्म कुंडली में मैंने बात करी पूर्वाषाढ़ा, ये स्थिति अच्छी बन रही है। व्यक्ति के सुंदर होने का प्रभाव, व्यक्ति के वाणी के संतुष्ट होने का प्रभाव, व्यक्ति के जीवन में कम बोलने का प्रभाव, ये सारी चीजें मैं जीवन में देख रहा हूं। और जरा गौर करिए, एक ग्रह यहां बैठा, एक ग्रह यहां, दो ग्रह यहां, और बाकी के 1 2 3 4 5 ऊपर ही ऊपर, सारे ग्रह ऊपर। देखिए गौर से, है कि नहीं बात, पूरा ऊपर। मतलब क्या है ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली में 5 ही घरों में और सारे ग्रह आकाश की तरफ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो मनुवादी हो जाता है। मतलब दार्शनिकता का भाव रखने वाला, अपने जीवन में दर्शन को रखने वाला, उत्कृष्ट सोच को रखने वाला और विकसित परंपरा में पालन करने वाला, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और धर्म और अपने वर्ण संकरता की रक्षा करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति बनती है। कभी भी गलत ना करे, ना किसी को करने दे। अगर हो सके तो वो कलाई किसी की भी पकड़ सकता है, ज्ञान से युक्त। शनि यहाँ पे राहु का प्रभाव, मंगल यहाँ नीच के हैं, इस वजह से बशक्कत थोड़ी करनी होगी। चंद्रमा लाभ भाव में संपूर्ण दे देंगे। यहाँ जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंभ के, यहाँ चंद्रमा केंद्र में, यहाँ कुंभ के बने थे, यहाँ कुंभ के बाद धनु के बन गए, जिसके ऊपर गुरु की देखिए दृष्टि जो बन रही है, वो व्यक्ति को और व्यक्ति के पति को, दोनों ही जो होते हैं वो अपने अपने पिता के संरक्षक होते हैं, और दोनों ही जो होते हैं वो अपने पिता के आदर से युक्त होते हैं, और पिता का आदर उन्हें मिलता रहता है, पिता का प्रेम लाड मिलता रहता है। ये स्थिति बनती है। और चतुष्सागर नामक राजयोग यहाँ केंद्र में, शुक्र उच्च के, थोड़े से प्रभावों को कमजोरी। लेकिन एक बात बता दूं तो जो चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, इसके अधिपति जन्म कुंडली में जिसके अधिपति खुद उच्च के हुए हैं, गुरु और शुक्र का परिवर्तन होना,
ये बहुत अच्छी बात हो रही है। शुक्र जो है वो उत्तरा भाद्रपद में और गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठ करके, जिसके अधिपति गौर करिए चंद्रमा केंद्र में बैठ करके व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं मजबूती से अच्छाई की तरफ। यानी कि मानसिक संताप नहीं है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति के पास पिता का सुख, पिता से प्रभावित, पिता जैसे व्यवहार को करने वाला, पिता भी चंचल हो तो पुत्र भी चंचल हो। माता भाव का अधिपति जन्म कुंडली में लाभ, उसकी स्थिति हर जगह अच्छी। सूर्य का प्रभाव यहां पे व्यक्ति को आयु संपन्न बना दे, आयु का लाभ दे दे, क्योंकि अष्टम भाव, अब देखिए जरा गौर करिए, जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा की दृष्टि धर्म भाव पे गई है। अब क्या होगा, तो व्यक्ति जो भी करेगा, दान पुण्य जो भी करे, वो सबको बताता चले। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा धार्मिक होता है, वो उसके अंदर में, लेकिन वो कई बार उसको बता दे सामने वाले को, या उसके मन में कोई भी बात पचती नहीं है, वो बोल देता है, बातूनी स्वभाव ऐसा। क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति तृतीय भाव में आकर के धर्म को देखेंगे तो व्यक्ति को बाय नेचर धार्मिक बनाएंगे। क्योंकि यहां पे भी गौर करिए तो गुरु बैठे हैं, यहां भी जन्म कुंडली में शनि धर्म के अधिपति होकर के कर्म भाव में बैठे हैं। यहां भी शनि जो है वो धनु के, यहां भी जन्म कुंडली में शनि मित्र की राशि में, खराब कहीं भी वो नहीं बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक अच्छी बात है। इतनी सारी चीजें। अब ग्रह के बल के आधार पर देखता हूं तो मंगल षडबल में और शनि इनकी कुंडली में बलवान होंगे। लग्न में शनि अपने मित्र के साथ बैठे हैं। शुक्र और सूर्य यहां व्यक्ति को कभी कभी भौतिकवादी और कभी कभी जो होता है वो आध्यात्मिक नेचर का बनाएंगे। दोनों ही चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। गुरु का प्रभाव इस भाव से केंद्र में, इस वजह से व्यक्ति के पास धन का लाभ हमेशा रहेगा। और गुरु अपनी उच्च की राशि से केंद्र में, तो व्यक्ति के पास ज्ञान की अधिकता भी रहती है। क्लियर है? एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझिए। पिता कितना डरा हुआ होता है, और पिता को दरअसल अपने पुत्र के आर्थिक पक्ष की कितनी जो है वो चिंता होती है। यहां इन्होंने पूछा है कि मंगल यहां केतु के साथ बैठे हैं तो क्या आर्थिक विपन्नता होगी? अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के हैं और लग्न को देख रहे हैं। लग्न में उच्च के बुध बैठे हैं और जन्म कुंडली में चंद्रमा केंद्र में है, शनि मित्र की राशि में है, तो इतना ये क्या कर लेंगे? सोच के देखिए। यहां देखिए, व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु बढ़िया बैठे, यहां शनि दशम स्थान में बैठे, त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में, राहु केतु के संपर्क में, राहु उनका मित्र देख रहा है। लग्न में स्वग्रही बुध बैठे हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग, यहां भी लक्ष्मी योग। तो ये अकेला मंगल कहां से आपको दिख गया? आप लोग समझते नहीं है बात, खाली कमजोरी ही दिखती है, खाली कमजोरी दिखती है। ऐसी स्थिति नहीं है, और इन सब चीजों से डरने वाली कोई बात भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात बताता हूं, हम लोगों को ये बात समझने की है कि हम कुंडली से देखना क्या चाहते हैं। और मैंने ये बात कई बार कही है कि जो चीज आपकी कुंडली में दुर्योगों का निर्माण कर रही है, वो वस्तुतः उसका सुयोग में भी निर्माण बदल जाता है, वो तुरंत बदल भी जाती है। वो चीजें बुरी भी होती हैं तो अच्छाई में भी बदल जाती है, उसका वो लिपापोती भी तो होता है। लिपापोती भी हो कैसे? अगर जैसे यहां पे देखिए, सप्तम के अधिपति सप्तम को देख रहे थे, बुध देख रहे हैं, जन्म कुंडली में द्वितीय के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं, तो व्यक्ति व्यापारी बन जाए। गुरु भी देख रहे हैं तो व्यापार का बल और भी बढ़ रहा है। मंगल भी देख रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का पक्ष बढ़े, क्योंकि मंगल और बुध की राशि को देखेंगे तो व्यक्ति के ज्ञान का संपन्न व्यक्ति को बना देते हैं। ऐसी स्थितियां भी होती हैं। पर आप लोगों को यह लगता है कि नहीं ये कमजोरी है। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। अगर ये कमजोरी है तो गौर करिए कि एक ही ग्रह जब दो विभिन्न चार्टों में अपनी स्थिति को मेंटेन करे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि ये कमजोरी कब दिखेगी? जब जातक मंगल की दशा में निकलेगा, मंगल की दशा में चल रही हो या चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का जीवन चल रहा हो, उस समय अगर कोई व्यापार करे तो उसको धन नहीं दिखेगा, क्योंकि मंगल यहां नीच के हैं। कई बार उसको जो है वो आरंभ करने के लिए, जब भी आप कोई व्यापार करने चलेंगे, ये जाति काजी या जातक जो चले, तो उसको मशक्कत करनी पड़े, या उसको उस समय कोई सपोर्ट ना मिले ग्रह से। वो पंचमेश है, अपनी राशि का बैठा है, मांगलिक दोष पैदा कर रहा है, लेकिन यहां पे वो स्वग्रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि भी तो केंद्र में आ गए, तो मंगल दोष की कमजोरी भी देखी जा रही है। आप ये ना समझिए कि मंगलिक है या फिर ऐसा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, वो भी बिल्कुल कमजोर है। वो भी, उसमें ये नहीं सोचना है कि किसी मांगलिक लड़के से ही विवाह करना है, वो भी नहीं है, उसकी भी कोई अवस्था बहुत ज्यादा नहीं है। और बिल्कुल सोचना नहीं है, अगर कुंडली अच्छी मिले, लड़का मांगलिक ना भी हो और गण और नाड़ी भकोट दोष न बन रहे हो, तो आराम से बिना नॉन मांगलिक से भी विवाह कर सकते हैं। विवाह के लिए आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और उत्तर वायव्य कोण चंद्रमा का कोण होता है, मतलब दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में आप विवाह कर सकते हैं।
उत्तर और पश्चिम, क्षमा करें, उत्तर और पश्चिम इन दिशाओं में विवाह कर सकते हैं। अगर कोई भी जातक जो कुंभ राशि का हो, जो मकर राशि का हो, जो तुला राशि का हो, जो सिंह राशि का हो, जो मेष राशि का हो, उधर विवाह करिए। इनके लिए 7 अंक अच्छा होगा, इनके लिए 7 तारीख अच्छी रहेगी, ये स्थिति बनती है। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब दशाओं पे चर्चा कर लेता हूं। इनकी कुंडली में जो दशा चलेगी, अब गौर करिए तो सूर्य जो डिग्री में है वो 5 डिग्री के हैं, मतलब मृतप्राय हो गए। चंद्रमा जो है वो 7 डिग्री के हैं, कुमार अवस्था के। चंद्रमा के बाद मंगल जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 1 डिग्री के, मृतप्राय। इस वजह से ही, अब जरा गौर करिए, तो मंगल जो है वो मृतप्राय है। इस वजह से ही मैंने ये बात कही थी कि पंचम भाव के अधिपति अगर मंगल मृतप्राय, वो मांगलिक दोष पैदा कर रहे थे। लेकिन ध्यान से समझिए तो शनि केंद्र में और पंचम भाव को गुरु देख रहे हैं। इसका मतलब है कि एक दौर ऐसा चले जीवन में मंगल की दशा में या मंगल के ही अंतर प्रत्यंतर में, जब व्यक्ति के शिक्षा को बाधित होते देखा जाता है। लेकिन जब जैसे ही गुरु आए या गुरु की दशा चल जाए तो व्यक्ति को वो समेट लेते हैं, उसमें वो नर्चर कर देते हैं, वो ठीक हो जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और वो देख रहे हैं। और वस्तुतः जरा गौर करिए तो इस भाव से चतुर्थस्थ राहु बैठा है, इस भाव को जरूर थोड़ी सी कमजोरी भी मिल रही है। इस वजह से व्यक्ति के शिक्षा वाले क्षेत्र पे, आरंभ की जो शिक्षा होती है, मैट्रिक तक की शिक्षा, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद तो फिर बच्चा निकल जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। संबंध इनके सबके साथ अच्छे हैं। यह व्यक्ति दार्शनिक है और दार्शनिक गुणों से युक्त है। इसके जीवन में देखने के तरीके अलग हो सकते हैं, किसी भी चीज पे इसकी राय अलग हो सकती है। ये सुदृढ़ है, मजबूत है, श्रेष्ठ है और सबसे अच्छी बात है कि धार्मिक है। धर्म का आसन ग्रहण करने वाला है, अधर्मी और विधर्मी नहीं होगा। सूर्य को जितना ज्यादा ये पोषित करे उतना ज्यादा बढ़िया रहे। भगवान शिव की पूजा किया करे, माता दुर्गा की उपासना किया करे, तो जीवन कभी भी कष्ट में ना रहे। इनके नाम पर अगर हो सके तो आप अशोक के वृक्ष का भी रोपण कर सकते हैं। जरूर ही अशोक का वृक्ष लगवा सकते हैं अपने घर के आसपास। 2-4 अशोक का पेड़ इनके नाम पे लगा दीजिए। अगर इनसे लगवाया जाए तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी। चंद्रमा भी गले में डाल सकते हैं। अभी इनकी कुंडली में बुध जो है वो जन्म कुंडली में गुरु मृतप्राय हो रहे हैं, तो लग्नेश और मंगल मृतप्राय हो रहे हैं। इस वजह से बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ और किसी देव प्रतिमा का प्रत्येक दिन दर्शन शुरू से ही करना चाहिए और ये नियम जीवन भर बना रहे, ये बात बनती है। गुरु के बाद बुध, गुरु के बाद शुक्र जन्म कुंडली में, शनि राहु केतु। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं वो 8 डिग्री के हैं, वृद्ध हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में धन और ऐश्वर्य की स्थिति जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब वो उतना ज्यादा व्यक्ति को जो है वो महत्वाकांक्षा नहीं देता या होने नहीं देता महत्वाकांक्षी, ये कह सकते हैं। या फिर वो थोड़ा सा संयमित जीवन जीने वाला होता है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक नहीं होता, बहुत ज्यादा घमंडी नहीं होता और बहुत ज्यादा जो है उसको चीजें चाहिए भी नहीं होती हैं। वो कम में भी अपना काम चला लेता है। अगर गंदा है तो गंदा, साफ है तो साफ, कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। उसको शो ऑफ करने की स्थिति नहीं होती। उसके मित्र भी जो होते हैं उसके ही लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च कद वाले होते तो सब हैं, लेकिन उसके अपने जो पर्सनल मित्र होते हैं वो बड़े ही संयमित हो, वो भी उसी की तरह होते हैं, अच्छे विचारों वाले। ये गलत बात नहीं है, इसमें ठीक है। शुक्र वृद्ध हो जाएंगे तो थोड़ी सी अवस्था कमजोर। बाकी शनि राहु और केतु ये तीनों आपकी कुंडली में दशाओं में भी अच्छे परिणाम करेंगे, क्योंकि शनि भी यहाँ केंद्र में, वहां भी केंद्र में, वहां भी केंद्र में, हर जगह अगर ग्रह केंद्र में बैठ रहा है तो अपने पापक प्रभावों को कमजोर करके अच्छे परिणामों की तरफ उन्मुख होता है। क्लियर है? ये बात बताई मैंने। तो कौन ग्रह कितना प्रतिशत परिणाम करेगा? तो सूर्य 25% का, चंद्रमा 50%, मंगल 25%, बुध 25% से ज्यादा थोड़े, और गुरु 25%, शुक्र 25% से थोड़े ज्यादा, शनि राहु केतु 50% का परिणाम करेंगे। अगर ये ग्रह इतने भी परिणाम कर दें तो भी बहुत होता है, बहुत होता है। अब ये ना सोचिए कि वो 25% देगा, वो 50% देगा। अगर वो 50 भी देगा तो बहुत ज्यादा देता है। मतलब अपने जीवन काल में शनि जो है वो धन भी देंगे, राहु की दशा चले तो व्यक्ति धनवान भी हो जाए, शुक्र की दशा चले तो व्यक्ति व्यय भी करे, गुरु की दशा चले तो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न हो जाए, उच्च शिक्षा की तरफ भागे, सूर्य की दशा चले तो व्यक्ति की पौरुषत्व की बल की वृद्धि होती है, उसकी पहचान और प्रखर होती है, मजबूती से अपने आप को स्थापित कर लेता है, धर्मज्ञ हो जाता है, पुत्र का स्नेह प्राप्त होता है। मंगल की दशा में व्यक्ति की विवाह की स्थिति बनती है, शुक्र की दशा में व्यक्ति के विवाह की स्थिति बनती है। ऐसी स्थितियां बनती है। ये सब जीवन में इनकी ही कुंडली की बात मैं कर रहा हूं, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।